हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस सीरीज में अपन बात करेंगे बायोलॉजी के जो बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और इस क्लास के अंदर उन सभी को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको सारे जो बायोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं वो सारे कंप्लीट करवा दूंगा। देन अदर वीडियो जो आएगी, अलग जो वीडियो आएगी दूसरी, उसके अंदर मैं फिजिक्स को और केमिस्ट्री को टारगेट करते हुए आपको ये कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मानव रोग। जैसा कि आपको पता है, मानव रोग की बात कर लेते हैं। मानव रोग, इस मानव रोग के अंदर जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वायरल डिजीज। वायरल यानी कि वायरस, वायरस जनित रोग, यानी कि इन्हीं को क्या बोलते हैं दोस्तों, विषाणु कहते हैं। ठीक है, विषाणु कहते हैं। अगर इसकी खोज की अगर मैं बात करूं तो इवानोव्स्की ने की थी। इवानोव्स्की, ठीक है ना, इवानोव्स्की ने इसकी क्या करी थी, किसकी, वायरस की या विषाणु की क्या करी थी, खोज करी थी। क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इतना ज्यादा डीपली नहीं जाएगा, या फिर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। खाली मेरे हिसाब से तो यही पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा रोग जो है वायरस जनित है और कौन सा रोग जीवाणु जनित है, या फिर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर डायरेक्टली ये पूछ सकता है आपसे कि जैसे कोई रोग दे देगा और उसका जो बैक्टीरिया जो है या फिर वायरस जो है जिससे ये होता है उनके बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा नहीं पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी अपने को पढ़ना पूरा ही है। ठीक है ना, तो वायरस या विषाणु जनित रोगों की अगर मैं बात करूं तो इसकी खोज, वायरस की खोज करी थी किसने, इवानोव्स्की ने। ठीक है, अब उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। इसका जो अध्ययन है उसको बोलते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी, ठीक है, वायरोलॉजी कहते हैं। अब मैं बात करूं अगर वायरस की, अगर मैं बात करूं तो ये वायरस जो है दोस्तों, या विषाणु जिसको अपन बोलते हैं, ये सेल थ्योरी का अपवाद है। सेल थ्योरी का अपवाद है। सेल थ्योरी का अपवाद मतलब क्या है, जो कोशिका सिद्धांत दिया था, कोशिका सिद्धांत, उसका अपवाद है ये। कोशिका सिद्धांत जो था उसका क्या है, अपवाद है ये। कैसे अपवाद है, सेल जो थ्योरी है वो क्या बताती है कि किसी भी जीव का जो शरीर है वो क्या है, एक कोशिका से बना होता है। और जो नई कोशिका जो है वो विर्चो ने बताया था, आपको पता ही है कि जो नई कोशिकाएं जो है वो पुरानी स्थित कोशिकाओं से ही बनती है। यहां पर ये वायरस जो है ना तो ये लिविंग है ना ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, यानी कि दोनों के एक मीडिएटर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, ध्यान से सुनिएगा। ये वायरस तो दो प्रकार की प्रॉपर्टी रखता है, लिविंग भी रखता है और नॉन लिविंग भी रखता है। कैसे, अगर मान लो ये वायरस किसी जीव के शरीर के अंदर है, यानी कि एक जीवित ऑर्गेनिज्म के अंदर है, या फिर ये वायरस जो है किसी वातावरण के अंदर है, इन्वायरमेंट के अंदर है, ठीक है, पर्यावरण के अंदर है, तो उस कंडीशन में जब ये जीव के शरीर के अंदर होगा ये वायरस, तो ये क्या करेगा, अपनी संख्या में वृद्धि या गुणन करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा। तब तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, सजीव की तरह व्यवहार करेगा, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, यानी कि सजीव की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। अगर मैं वही बात करूं, अगर पर्यावरण में है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित जीव के अंदर नहीं है, ऐसे ही किसी पर्यावरण के अंदर पड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में ये नॉन लिविंग की तरह व्यवहार करता है और इस कंडीशन में ये किसी भी प्रकार की वृद्धि या विकास या गुणन नहीं करेगा। और इस कंडीशन में किसकी तरह व्यवहार करेगा, नॉन लिविंग जीव की तरह, यानी कि निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। इसका मतलब साफ है कि वायरस के अंदर दो प्रकार की प्रॉपर्टी है, ये लिविंग भी है जब ये जीव के शरीर के अंदर चला जाता है, और ये नॉन लिविंग की तरह पड़ा रहता है कब, जब वातावरण के अंदर होता है। इसका मतलब साफ है कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की एक योजक कड़ी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, योजक कड़ी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी का नाम है, तो क्या याद रखोगे, वायरस है। ठीक है, खोज इसकी इवानोव्स्की ने की थी, अध्ययन इसको वायरोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं मानव रोगों के अंदर। तो रोग जो है, रोग पैदा करने वाले जो जीव होते हैं उनको बोलते हैं दोस्तों रोगजनक। क्या बोलते हैं, रोगजनक। इनको इंग्लिश में बोलते हैं अपन पैथोजन। क्या बोलते हैं दोस्तों, पैथोजन कहते हैं। ठीक है, रोग पैदा करने वालों को क्या कहते हैं, रोग जनक कहते हैं, यानी कि रोग को जन्म देने वाले, जिनको अपन बोलते हैं इंग्लिश में पैथोजन। ठीक है, रोगों के अध्ययन का जो शाखा है, रोगों का जो अध्ययन है, रोगों का जो अध्ययन का जो विज्ञान है उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या बोलते हैं दोस्तों, पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी आप बातें ध्यान रखिएगा। अब जो रोग जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। रोग एक होते हैं संक्रमण रोग हो सकते हैं,
डायरेक्टली अगर मैं बताना चाहूं, संक्रमण रोग है ऐसे रोग जो क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल जाते हैं, ऐसे रोग क्या है, संक्रमण। जैसे सर्दी जुकाम हो गया, ठीक है, कोरोना वायरस अभी पीछे आया था, ठीक है ना, उस कंडीशन में क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो स्पर्श से या फिर उसकी कोई वस्तु यूज करने से या किसी प्रकार से उनके संपर्क में आने से फैल जाते हैं, उनको संक्रमण रोग कहते हैं, ठीक है। दूसरे प्रकार के रोग है असंक्रमण रोग, जैसे गठिया जोड़ जो है, गठिया जो बाव आता है या फिर गठिया जोड़ जो है, उनका जो दर्द जो है वो एक असंक्रमण रोग है, ठीक है। समझ आइए मेरी बात है, तो ये ध्यान रखिएगा, असंक्रमण रोग इस प्रकार के रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं हो, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं बात करना चाहूं तो रोग के लिए अनेक कारक जिम्मेवार हो सकते हैं, जीवाणु भी हो सकते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, वायरस से भी रोग होते हैं, किससे और रोग होते हैं, वायरस से भी होते हैं दोस्तों, और कुछ रोग होते हैं प्रोटोजोआ से होते हैं, प्रोटोजोआ से भी होते हैं, कृमि से होते हैं, ठीक है, कृमि से भी रोग हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि कुछ ऐसे अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव है जिनके कारण से रोग पैदा हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं वायरस की, अगर मैं बात करूं तो इसके जो जनक है या इसकी जो खोज करने वाला है उनका नाम याद रखिएगा, ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है, ल्यूवेनहॉक, ठीक है। इतनी चीज आप याद रखें, इसके अलावा यहां से इस स्लाइड में से कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस बेसिक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको करवा दिया कि वायरस जो है इमानुस्किन की खोज करी थी, अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं, और वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी माना जाता है, और ये एक सेल थ्योरी जो है जिसको अपन कोशिका सिद्धांत बोलते हैं, जिसको मैथियास लाइडन और थियोडोर स्वान ने दिया था, उनका जो दिया हुआ कोशिका सिद्धांत है उसका एक अपवाद है, एग्जेप्शन है, ठीक है। रोगजनक की अगर मैं बात करूं, रोग पैदा करने वाले जीवों को रोगजनक कहते हैं, इनको अपन इंग्लिश में पैथोजन कहते हैं, और रोगों के अध्ययन करने वाला जो साइंस है उसको बोलते हैं पैथोलॉजी, ठीक है। यहां से रोग जो है वो संक्रमण भी हो सकते हैं, असंक्रमण भी हो सकते हैं। संक्रमण रोग ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो जाते हैं, और असंक्रमण जो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं होते हैं, उनको असंक्रमण कहा जाता है। अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव है जिनके कारण से रोग पैदा हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि इसके द्वारा होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, ठीक है। जीवाणु से है, विषाणु से, जीवाणु से है, वायरस से है, किससे रोग संबंध रखता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन टारगेट करते हैं वायरस को, वायरस जिसको अपन बोलते हैं विषाणु, ठीक है। वायरस और विषाणु दोनों एक ही चीज है, ठीक। अब वायरस से होने वाले जो रोग हैं उनकी एक ट्रिक से याद करवाता हूं। ट्रिक है कि जैसे सर्दी का मौसम अभी आने वाला आगे, ठीक है ना, आगे सर्दी आएगी, तो उसमें क्या है, चाचा को बोला गया है कि चाचा सर्दी पूरे दिन है, कितने दिन है, पूरे दिन पड़ेगी उस टाइम, तो क्योंकि सर्दी का मौसम आएगा तो उस टाइम तो सर्दी पूरे दिन पड़ेगी, और पूरे दिन पड़ेगी तो आपको पता है कि ये जो वायरल जो डिजीज है, जैसे सर्दी जुकाम वाला जो है, जो वायरल एक प्रकार की वायरल डिजीज है, ये तो भाई साहब लगभग तीसरे दिन चौथे दिन या लगभग आपको अमूमन लोगों के अंदर देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब सीधा सा वायरल डिजीज है। तो सर्दी के मौसम में आप ऐसे कनेक्ट करके पढ़िएगा, मेरा मकसद यही है कि आप कनेक्ट कर सके। तो सर्दी पूरे दिन है, चाचा को कहा गया कि चाचा सर्दी पूरे दिन है, और अगर वायरल डिजीज से या फिर कुछ प्रकार के डिजीज से आपको बचना है तो खेसला ओढ़ना पड़ेगा। खेसले का मतलब होता है कंबल जैसी, देखिए ना आप, वैसा ही खेसला होता है। हरिया जो पंजाब वाले साइड के लोग हैं वो अच्छे तरीके से समझते होंगे, आप लोग भी समझते होंगे, खेसला वैसा ही होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी जो ट्रिक जो मैंने बनाई है, ट्रिक क्या है, चाचा, चाचा सर्दी, सर्दी पूरे दिन है, दिन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, दिन है, खेसले यानी कि कंबल का एक रूप ऐड करो, तो हम सर्दी में क्या ऐड करेंगे, जोड़ेंगे क्या, खेसले जोड़ेंगे भाई, सीधी सी बात है, खेसले ऐड करो, ठीक है। ये एक बेसिक ट्रिक है जो आपको याद रहेगी, क्योंकि सर्दी के मौसम में तो वायरल डिजीज यानी कि सर्दी जुकाम होनी है, तो यानी कि ऐसे याद रख लेना कि चाचा सर्दी में क्या है, सर्दी पूरे दिन है और खेसले ऐड करें, यानी कि खेसले ऐड करने पड़ेंगे हमें, कंबल वगैरह ऐड करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी सर्दी को से बचने के लिए, ठीक है। तो यहां से जैसे ये चाचा जो है, यहां से कुछ 3 प्रकार की वायरल डिजीज होती है, ठीक है, 3 प्रकार की, जिसमें से एक है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, और एक डिजीज है जिसका याद रखें चेचक, चेचक, और एक डिजीज याद रखें चिकनगुनिया, चिकनगुनिया। क्लियर होगी बात सभी को, ध्यान रख लो कि चाचा से 3 प्रकार के डिजीज हो सकती है। पहली कौन सी, चिकन पॉक्स, दूसरी चेचक, और तीसरी चिकनगुनिया। दोस्तों यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं चिकन पॉक्स जो है, इसको बोलते हैं छोटी माता, छोटी माता, शरीर पर चकते वगैरह हो जाते हैं, छोटी माता है। और इसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स,
क्या बोलते हैं दोस्तों? स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से ये दोनों जो डिजीज होने वाली है, ये दोनों जो डिजीज है ये वेरियोला वायरस से होती है। वेरियोला वायरस, वेरियोला ग्रुप का जो वायरस है उससे होती है। वेरियोला वायरस आप याद रखें। क्लियर है बात सभी को? चिकनगुनिया भी वायरस जनित होने वाला रोग है और इसके अंदर जो मुख्य क्वेश्चन पूछा जाता है वाहक का पूछा जाता है। इसके अंदर एक वाहक है जिसका नाम है एडिस इजिप्टी, इजिप्टाई बोल सकते हो आप इसको, इजिप्टाई मच्छर के कारण होता है। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को? तो जैसे कौन कौन से रोग होने वाले हैं? चिकन पॉक्स है, छोटी माता जिसको बोलते हैं, चेचक है, चिकनगुनिया है। चिकन पॉक्स और चेचक जो है ये वेरियोला वायरस के दौरान होते हैं और चिकनगुनिया जो है एडिस इजिप्टाई मच्छर इसका क्या है? वाहक है, ये भी एक वायरल डिजीज है। ठीक है, अब सर्दी से आप याद रखेंगे, सर्दी जुकाम आप सभी जानते हैं और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो वायरस है वो राइनो वायरस है। कौन सा वायरस है दोस्तों? राइनो वायरस है, ये ध्यान रखेंगे। जिसके अंदर से आप जानते ही हो प्रभाव वगैरह तो आप जानते ही हो कि छींक आने लग जाती है। ठीक है, मतलब नाक में पानी आने लग जाता है, इस प्रकार का है। तो राइनो वायरस जो है वो इस प्रकार के जो रोग जो है इसका क्या है? रिस्पॉन्सिबल वायरस है। ठीक है, पैसे याद रखें, पू से याद रखिएगा पोलियो याद रखेंगे दोस्तों, पोलियो याद रखेंगे। पोलियो दोस्तों याद रखिएगा, पोलियो जो है इसका जो वायरस जो है वो एंटीरोवायरस है। एंटीरोवायरस या एंट्रोवायरस, एंट्रोवायरस के दौरान होता है, इसके कारण से होता है, एंट्रोवायरस के कारण से। इसमें जो प्रभावित अंग है, कई बार ये पूछ लेता है, प्रभावित जो होने वाला जो ऑर्गन है या अंग है, याद रखिएगा, इससे प्रभावित होने वाला अंग जो है वो तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, इसके दौरान जो उपचार के लिए जो बच्चों के अंदर दी जाती है ओरल पोलियो वैक्सीन, ये भी जानते हो आप, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो भी दी जाती है। तो आप जो मेन जो है, पोलियो एक वायरस जनित रोग है जो एंट्रोवायरस के कारण से होता है। ठीक है, प्रभावित अंग जो है वो तंत्रिका तंत्र यानी कि शरीर की जो न्यूरल सिस्टम जो है वो प्रभावित होता है, जिसके कारण से लगभग वगैरह वो वाला सिचुएशन है इसके अंदर देखने को आपको मिलेगा। ठीक, अब यहां से अगर मैं बात करूं, डी से याद रखेंगे, डी से याद रखेगा, डी से याद रखेगा, क्या याद रखें? डेंगू याद रखिएगा। ठीक, और डी से डेंगू याद रखेगा। है से याद रखेगा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए बी, इस तरीके से आप जानते होंगे इसको। हेपेटाइटिस नाम जहां से आ जाए वहां पर याद रख लेना कौन सा है? वायरस जनित रोग है। ठीक है, डेंगू के अंदर आप याद रखेंगे, इसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन ब्रेक फीवर, हड्डी तोड़ बुखार जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहां से डेंगू जो है इसके लिए जो वाहक जो मच्छर है वो पूछा जाना चाहिए, कौन सा है? याद रखिएगा, एडिस वही इजिप्टाई, इजिप्टाई, ये मच्छर आप याद रखिएगा। एडिस इजिप्टाई मच्छर जो है वो इसका वाहक है, यानी कि जो गंदे पानी वगैरह होते हैं उसके अंदर ये पाया जाता है, पानी के अंदर ये मच्छर पाया जाता है और ये क्या करता है? दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर देता है उसको काट करके। ठीक है, इसके लिए एक मछली यूज की जाती है जहां पर पानी ज्यादा इकट्ठा होता है, इसके लिए उपचार के लिए एक मछली यूज की जाती है, इसका नाम है गंबूजिया मछली। गंबूजिया, ये याद रखें। कौन सी मछली का यूज करते हैं? गंबूजिया मछली, यानी कि तालाब जो है या फिर जो भी जहां जहां पर पानी इकट्ठा है तो वहां पर क्या है? गंबूजिया मछली का यूज करके क्या किया जा सकता है? मच्छरों को रोका जा सकता है वहां पर। ठीक है, ये उनको खा जाती है। ठीक, तो डेंगू रोग के बारे में याद रखिएगा, ज्यादातर मोस्ट इंपोर्टेंट हड्डी तोड़ बुखार इसको कहते हैं। ठीक है, डेंगू को, और बोन ब्रेक फीवर है, वहां की इसकी एडिस इजिप्टाई मच्छर है, और इसका याद रखिए गंबूजिया मछली जो है वो इन मच्छरों को क्या करती है? रोकने के लिए या फिर इनको खाने का काम करती है, जिससे ये जो मच्छर है वो पैदा नहीं होते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस आप याद रख लोगे। उसके बाद में आ गया खसरा। खसरा, खसरे में याद रखिए दोस्तों, इसके अंदर जो वायरस है वो याद रखिएगा, इसको मिजलिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिजलिस। क्या कहा जाता है इसको? मिजलिस भी कहा जाता है। और खसरे के अंदर आप ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो वायरस है वो मिराबिल या मिराबेल वायरस या मिराबेली वायरस, या याद रखिएगा पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस। तो इन दोनों में से कोई नाम आ जाए तो याद रखना कौन सा है? ये खसरे रोग से संबंध रखता है। ठीक है, मोरबेली वायरस, मोरबेली लिख सकते हैं, मिराबेली लिख सकते हैं, मोरबेली वायरस लिख सकते हो, मोरबेली वायरस या फिर पैरामिक्सो वायरस जो है वो खसरे रोग से क्या है? संबंध रखता है, जिसको अपन मिजलिस भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, एड का मतलब याद रखिएगा, एड्स, एड्स क्या है?
वायरस जनित रोग है, ठीक है, जिसका पूरा नाम याद रखिएगा AIDS इसको लिखते हैं, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। यहां से जो वायरस जो है इसका नाम है HIV वायरस, HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, HIV वायरस है। अगर मैं बात करूं एड्स दिवस, 1 दिसंबर जो है वो विश्व एड्स दिवस के रूप में अपन क्या करते हैं, मनाते हैं, ठीक है। इसके रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों एड्स के अंदर है जो ये एक प्रकार की STD बीमारी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि असुरक्षित यौन संबंध के दौरान, ठीक है, ये बीमारी फैलती है, ठीक है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को एड्स है तो उसके यूज की गई जो सिरिंज है किसी स्वस्थ व्यक्ति को अगर लगा दी जाए तो वहां से हो जाता है, ठीक है। रोग फैलने के तो आप जानते ही हो, जो नाई जो है वो क्या करता है, जब दाढ़ी वगैरह करता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर कट लग जाता है और किसी स्वस्थ व्यक्ति करता है तो वहां पर उसके कट लगने से जो वायरस जो उसके शरीर में एंटर कर जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक प्रकार की बीमारी है जिसको बोलते हैं अपन एड्स। ये क्या होती है, STD है, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसके कारण जो असुरक्षित यौन संबंध बनाए जाते हैं उनके थ्रू ये क्या करती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, ठीक है। और इससे जो मेन जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है तंत्रिका तंत्र पर, ठीक है। प्रभावित जो पार्ट है वो कौन है, तंत्रिका तंत्र है। प्रभावित क्या है, तंत्रिका तंत्र वाला जो हिस्सा है दोस्तों वो सबसे ज्यादा प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो सबसे ज्यादा इसके अंदर क्या होता है, प्रभावित होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। तो यहां पर जो वायरल डिजीज थी उनके बारे में आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहां से एक चीज और याद रखिए, चाचा सर्दी पूरे दिन है, सब लोग खेस लेड करो, तो सब एक बीच में आप याद रखिएगा, सब याद रखिएगा। सबसे सह से याद रखिएगा स्वाइन फ्लू, ये भी वायरल डिजीज है। और बी से याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे, बर्ड फ्लू, पक्षियों में होता है ये बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू ये दो नाम और याद रख लीजिएगा कि चाचा सर्दी पूरे दिन है तो सब लोग क्या करो, खेसले ऐड करो, ठीक है, सारे लोग खेसले ओढ़े, ठीक है। तो ये है स्वाइन फ्लू है S से, और B से है बर्ड फ्लू। और इनसे होने वाला जो है ये वायरस याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण आपको देखने को मिलेगा। जो स्वाइन फ्लू है इसके लिए आप एक वायरस और याद रखिए, H1N1, ये वायरस भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप का है तो याद रखिएगा। ये कुछ बेसिक रोग हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है कि कौन सा रोग किसके कारण से होता है। एक बार वापस से रिकॉल करवाता हूं, चाचा सर्दी पूरे दिन है और खेसले क्या करो, ऐड करो। यहां से चाचा से चिकन पॉक्स हो गया जिसको छोटी माता बोलते हैं, चेचक हो गया जो वेरियोला वायरस के कारण क्या होता है, फैलते हैं। चिकनगुनिया हो गया जिसका वाहक एडिस इजिप्टाई मच्छर है, ठीक है। और यहां पर सर्दी जो है राइनो वायरस के कारण होता है, जिसके अंदर आप सभी जानते हो सर्दी जुकाम के अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं। आपसे बेसिकली यही पूछा जाएगा। पै से याद रखिएगा पोलियो वायरस है, इस पै से याद रखिएगा कौन सा है, पोलियो वायरस है, जो एंट्रो वायरस प्रकार का होता है। इसमें प्रभावित अंग सबसे ज्यादा तंत्रिका तंत्र होता है और पोलियो वैक्सीन इसके अंदर दी जाती है बच्चों को, ठीक है। डी से याद रखिएगा डेंगू है, डेंगू में हड्डी तोड़ बुखार जिसको अपन बोलते हैं बोन ब्रेक जो फीवर है वो है, वहाँ एक एडिस इजिप्टाई मच्छर है और इसके लिए क्या है, गम्बूजिया मछली का इसको संक्रमण या फैलने के लिए रोकने के लिए गम्बूजिया मछलियों का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। से हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस A B C ये आप जानते हो। तो हेपेटाइटिस नाम आए तो वहां पर वायरल डिजीज करनी है। खेसले जो है, खेसले से क्या बन गया, खसरा बन गया जिसको मिजलिस बोलते हैं। मोरबोली वायरस या पैरामिक्सो वायरस जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एड्स हो गया, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसका जो वायरस है वो HIV वायरस है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ये STD प्रकार की एक डिजीज है जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जो अंग है वो कौन सा है, तंत्रिका तंत्र है। इसके अंदर कुछ आपको याद रखने, टेस्ट याद रखने, यानी कि कौन कौन से टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। याद रखिए, एक दोस्तों प्रचलित जो टेस्ट है वो एलिसा टेस्ट है। ये टेस्ट अब एग्जाम में काफी टाइम से पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, ये ट्रेंड बना हुआ है। तो आपसे एलिसा टेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है। एलिसा टेस्ट कौन से रोग के उपचार में किया जाता है, तो याद रखिए एलिसा टेस्ट जो है, एलिसा यहाँ शॉर्ट स्मॉल लिखा होगा आपके, एलिसा। एक याद रखिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये भी एड्स से संबंधित है, ठीक है। ये टेस्ट याद रखिएगा, मैं प्रीफर करूंगा कि आप ये टेस्ट याद रखिएगा जरूर, एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और PCR टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। ये रिवीजन क्लास है तो इसको मैं ज्यादा से नहीं करवा रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। एलिसा टेस्ट किया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट जो है वो भी किसके लिए, एड्स के उपचार करने के लिए किया जाता है, इसकी जांच करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहां पर दोस्तों ये रे वाला रह गया, ठीक है ना। रे से क्या बनता है, रेबीज, क्या बनता है, रेबीज। यहां पर लिख देता हूं मैं, ध्यान रखिएगा, रेबीज।
इस रेबीज को हाइड्रोफोबिया, इसका दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मैं बताऊंगा अभी क्यों कहते हैं इसको हाइड्रोफोबिया। इसी को बोलते हैं जलातंक। जलातंक, जल का आतंक, जलातंक। ठीक है, यानी कि रेबीज रोग के अंदर क्या होता है कि जब व्यक्ति को ये रोग हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर उसे जल से डर लगने लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया हाइड्रोफोबिया हो गया। ठीक है, हाइड्रो यानी कि जल, यानी कि उससे फोबिया हो गया, उससे डर होने लग जाता है किसी भी व्यक्ति को जब ये क्या रोग हो जाता है। जलातंक यानी कि जल से आतंक हो जाता है, यानी जल देख के डरने लग जाता है, उसका आतंक उसके अंदर बैठ जाता है। तो ये याद रखिएगा, रेबीज रोग हाइड्रोफोबिया, इसको जलातंक रोग भी बोलते हैं। इसके वायरस का नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी जो वायरस जो है वो याद रखिएगा, उसका नाम है रैबिडो वायरस। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रैबिडो वायरस जो है वो रेबीज रोग से संबंध रखता है, और इस रोग के अंदर ये किससे होता है तो याद रखिएगा, लोमड़ी, पागल लोमड़ी, जंगली भेड़िया, भेड़िया हो जाए, भेड़िया काट ले तो हो जाए, कुत्ते के काटने से, मोस्टली कुत्ते के काटने से आप देखते होंगे, कुत्ते के काटने से ये रोग हो जाता है। यानी कि पागल लोमड़ी, भेड़िया या कुत्ते के काटने से ये रोग हो जाता है, यानी कि उनकी लार के अंदर ये वायरस जो वो पाया जाता है, और जैसे ये काटते हैं तो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ये रोग चले जाते हैं। ठीक है, अब यहां से इसका जो रेबीज का जो इंजेक्शन लगाया जाता है ये भी याद रखिएगा, और इसके इंजेक्शन या वैक्सीन जो है इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक था, उसका याद रखिएगा, लुईस पाश्चर है। लुईस पाश्चर, ये नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। लुईस पाश्चर जो है वो रेबीज जो रोग है उसके वैक्सीन को खोजने वाला क्या है, आविष्कार करने वाला, खोजने वाला नहीं, आविष्कार करने वाला जो वैज्ञानिक है वो कौन है, लुईस पाश्चर है। लुईस पाश्चर है। ठीक है, इतना ध्यान रख लोगे। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता यहां से कोई क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको रिकॉल करेंगे, वापस वीडियो को रिस्टार्ट करके आप देख सकते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। ये एक रिवीजन क्लास है, ठीक है ना, रिवीजन क्लास के तौर पर आप इसको ऐड कीजिएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर पार्ट है प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग है, सूक्ष्म जीव जो है, ये भी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव है, इनसे होने वाले जो रोग है उनके बारे में अपन डिटेल से बात करते हैं। ठीक है, अब यहां से मैं कुछ रोग लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं मैं यहां पर, एक मलेरिया, जो बेसिक इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये मलेरिया वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मलेरिया। एक हो गया आपके लिए पायरिया, पायरिया। एक अमीबियासिस हो गया, अमीबियासिस। एक हो गया निंद्रा रोग, ठीक है। एक कालाजार रोग, कालाजार यहां लिख देता हूं, कालाजार रोग। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल से बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये होने वाले जो रोग है वो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है, याद रखिएगा, निंद्रा जनित रोग है। ठीक है, अब यहां से स्लीपिंग डिजीज जिसको अपन बोल सकते हैं, स्लीपिंग डिजीज, स्लीपिंग डिजीज। ठीक, अब यहां से आप चलिए मलेरिया की बात करते हैं। दोस्तों मलेरिया जो है ये एक प्रकार के प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक, क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से होने वाला एक रोग है, और इस रोग की जो वाहक है वो वाहक एक मच्छर है जिसका नाम याद रखिएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मादा एनाफिलीज मच्छर जो है वो किस रोग से संबंध रखता है, तो आप याद रखिएगा मलेरिया रोग से संबंध रखता है। ठीक है, और इस प्लाज्मोडियम की जो अवस्था है ये शरीर में जाकर के, बॉडी में जाकर के चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसकी एक अवस्था बनती है सबसे संक्रमण अवस्था, स्पोरोजॉइंट, स्पोरोजॉइंट। ये अवस्था सबसे घातक अवस्था है इसकी, और इस अवस्था के दौरान ये अटैक कर देता है। ठीक है, बॉडी के अंदर जाकर के स्पोरोजॉइंट अवस्था जो है वो इसके दौरान क्या करता है, ये संक्रमण अवस्था इसको बोल सकते हैं। तो याद रखिए प्लाज्मोडियम की जो संक्रमण अवस्था का नाम है वो स्पोरोजॉइंट है, और इसके थ्रू क्या करता है, ये रोग पैदा अंदर बॉडी में जाकर के कर देता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है, प्रभावित जो अंग है वो कौन कौन से है, तो याद रखिएगा आरबीसी को इफेक्ट करता है, लीवर को इफेक्ट करता है। लीवर का मतलब यकृत, और आरबीसी जो है उन दोनों को क्या करता है, ये इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। समझ आ रही है बात। प्लाज्मोडियम इसका प्रोटोजोआ है, और इसकी जो कौन सी अवस्था है, कौन सी स्टेज के अंदर जाकर के रोगाणु या संक्रमण यानी कि ज्यादा घातक होता है, तो स्पोरोजॉइंट अवस्था जो है इसके अंदर ये ज्यादा हार्मफुल होता है। वहां किसका, मादा एनाफिलीज मच्छर है। ठीक है, प्रभावित क्या होते हैं, कौन से अंग होते हैं, तो यकृत और आरबीसी होते हैं। और इसकी जो औषधियां हैं जिनसे इसका इलाज किया जा सकता है, तो बेसिक जो है रामबाण औषधि जिसको अपन मान सकते हैं वो है कुनेन। ये याद रखिएगा, कुनेन जो है
सिनकोना कुनेना जो पादप जो है सिनकोना पादप से उससे प्राप्त की जाती है, उसकी छाल से। कुनेन इसके लिए रामबाण औषधि मानी जाती है। क्लोरोक्विन, एक और याद रखिए क्लोरोक्विन, पर मैं प्रीफर करूंगा आपको आप याद रखें तो कुनेन को याद रखिएगा। कुनेन का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कुनेन जो है वो कौन से रोग के अंदर क्या है, एक रामबाण औषधि के रूप में काम करती है, तो याद रखिएगा मलेरिया रोग में। ठीक है, प्लाज्मोडियम है, मादा प्लेज मच्छर के कारण ये क्या होता है, फैल जाता है। स्पोरोजोइंट अवस्था इसकी एक संक्रमण अवस्था है, प्रभावित अंग यकृत और लीवर को प्रभावित करता है। औषधि कुनेन और क्लोरोक्विन इसकी औषधियां हैं। ठीक है, मलेरिया रोग के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा क्या पूछा जाएगा आपसे मलेरिया रोग के बारे में, मेरे को नहीं लगता इसके अलावा आपसे कुछ पूछा जाएगा। ठीक, मलेरिया रोग हो जाएगा इतना। अब यहां से अपन चले आगे पायरिया की तरफ। तो पायरिया की तरफ अगर चले तो यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाना है, पायरिया के अंदर आपसे पूछ सकता है इफेक्ट किसको करता है सबसे ज्यादा, मसूड़ों को, मसूड़ों को इफेक्ट करता है किसको, वो याद रखिएगा एंट अमीबा, एंट अमीबा जिंजीवैलिस। क्या नाम याद रखेंगे, जिंजीवैलिस, जिंजीवैलिस याद रखेंगे। सबसे ज्यादा इफेक्ट मसूड़ों को करता है पायरिया रोग, जिसके अंदर मुंह के अंदर क्या है, बदबू वगैरह भी आने लग जाती है इस रोग के कारण। ठीक है, मसूड़ों को नष्ट करने का काम करता है, उससे खून भी निकलने लग जाता है। कौन सा रोग है, तो याद रखिएगा पायरिया। पहले ऐड भी आया करता था, डीडी नेशनल जो चैनल था, या फिर अब भी आते होंगे ऐड, तो उसके अंदर दिखाया जाता था पायरिया के बारे में। ठीक है, टूथपेस्ट का यूज करते थे, पायरिया रोग को बजाओ, उसके अंदर भगाओ, इस तरीके से सिचुएशन आती थी, कुछ रोगाणु दिखाते थे और फिर कोलगेट करने से वो भाग जाया करते थे। इस प्रकार के कुछ ऐड दिखाया करते थे, तो पायरिया से संबंधित थे। ठीक है, मसूड़ों से होने वाला रोग है। ठीक है, मसूड़ों से संबंध रखता है कौन सा रोग, पायरिया, और इसका जो प्रोटोजोआ है वो कौन सा है, एंट अमीबा जिंजीवैलिस है। ठीक, अब इसके बाद में बात करें अमीबियासिस। अमीबियासिस का दूसरा नाम है पेचिस। क्या नाम है, पेचिस। इसी को बोलते हैं खूनी दस्त, खूनी दस्त। और ये रोग जो है ये आंत को, बड़ी आंत को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है, बड़ी आंत को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, ये याद रखें। तो प्रभावित किसको करता है, आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, अब यहां से अगर मैं बात करूं अमीबियासिस जो है, इसका जो रोग कारक जो है, रोगजनक जो है वो कौन है, तो याद रखिए उस प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। वो जिंजीवैलिस है, ये हिस्टोलिटिका है। मैंने तभी एक साथ लिखा है कि आपको दोनों का नाम याद रखें, एंट अमीबा जिंजीवैलिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, जैसे जबड़ा याद रखिए, जबड़े में क्या होते हैं, मसूड़े होते हैं। ठीक है, मसूड़े टच होते हैं, तो याद रखिएगा जैसे जबड़ा जैसे मसूड़े, इस तरीके से याद रह जाएगा। एंट अमीबा जिंजीवैलिस मसूड़े से संबंध रखता है, और ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका किससे संबंध रखता है, अमीबा से संबंध रखता है। ठीक है, खूनी दस्त इसको बोल सकते हैं, पेचिस बोल सकते हैं, बड़ी आंत प्रभावित होती है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसका क्या है, रोगजनक है। ठीक है, इतना याद रखें काफी है। नींद्रिय रोग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, याद रखिएगा इसका जो रोगजनक है वो ट्रिप्नोसोमा है। ट्रिप्नोसोमा क्या है, ट्रिप्नोसोमा। इसके एक वाहक मच्छर है या मक्खी है, उसका नाम याद रखिए टीसी मक्खी या सीसी मक्खी, इसको बोल सकते हैं सीसी मक्खी। ठीक है, ये टी साइलेंट है, सीसी मक्खी, ये इसका क्या है। ठीक है, और शारीरिक और मानसिक विकास जो है इसके अंदर क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो आपको इतना याद नहीं रखना, आप सीधा याद रखें निद्रा या स्लीपिंग डिजीज जो है वो, इसमें इस रोग के अंदर क्या होता है, व्यक्ति को ज्यादा नींद आती है, आलस चढ़ने लग जाता है, और जिसकी वजह से व्यक्ति पूरे दिन सोता ही रहता है। ठीक है, इसलिए इसको स्लीपिंग डिजीज बोलते हैं। किसकी वजह से होता है, ट्रिप्नोसोमा की वजह से। और वाहक कौन है, तो सीसी मक्खी इसकी क्या है, वाहक है। ठीक, मलेरिया के कालाजार की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये याद रखिए इसके अंदर क्या होता है, कालाजार के अंदर, इसके अंदर जो रोगजनक है उसका नाम याद रखिए लिस्वेनिया, लिस्मानिया, लिस्मानिया डोनोवनी, लिस्मानिया डोनोवनी, डोनोवनी, डोनोवानी या डोनोवनी जो है इसका क्या है, रोगजनक है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं दोस्तों, कालाजार या लिस्मेनिया डोनोवनी जो है, इसके अंदर जो प्रभावित अंग जो है वो लीवर है और स्प्लीन है, प्लीहा। लीवर का मतलब यकृत, यकृत को प्रभावित करता है, और स्प्लीन को प्रभावित करता है। स्प्लीन का मतलब होता है प्लीहा, अग्नाशय के पास जो है स्प्लीन, प्लीहा जिसको बोलते हैं, उसको इफेक्ट करता है। ठीक है, ज्यादातर आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन यहां से जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित है या कौन सा नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। या फिर इस मलेरिया रोग को आप ज्यादातर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पायरिया, अमीबियासिस, निद्रा रोग या फिर कालाजार जो रोग है वो कौन से संबंध रखते हैं, तो याद रखिएगा किससे संबंध रखते हैं, तो प्रोटोजोआ से संबंध रखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आप एक याद रखिए, इसकी जातियां याद रखिए। मलेरिया जो प्लाज्मोडियम की जो जातियां हैं वो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लाज्मोडियम की सबसे खतरनाक जाति कौन सी है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन एग्जाम में अब भी रिपीट हो जाए, तो याद रखिएगा पहला है प्लाज्मोडियम,
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक जाति का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक जाति का नाम है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ठीक है, एक जाति का नाम है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, फेल्सीफेरम या फेल्सीफेरम, ठीक है। तो सबसे जो खतरनाक जो जाति है वो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है या फेल्सीफेरम है, खतरनाक है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, खतरनाक, ठीक है, खतरनाक जाति है इसकी। तो प्लाज्मोडियम की सबसे खतरनाक जाति का नाम क्या है, तो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 3 जातियां याद रखिए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, और सबसे घातक कौन सी है, तो याद रखिए प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। ये क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में चलते हैं अपन जीवाणुजनित रोग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 3 नंबर पर अपन जीवाणुजनित रोग। कौन से रोग याद रख लेते हैं, जीवाणुजनित रोग, जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया भी इसको बोलते हैं, याद रखिएगा बैक्टीरिया। और इसके जनक मैंने आपको बता ही दिया, ल्यूवेनहॉक है, ठीक है। बैक्टीरिया या जो होने वाले जो रोग हैं उनमें से आप याद रखिएगा एक ट्रिक, इसके थ्रू भी ट्रिक अपन बताएंगे। हक एसटीडी में है, एसटीडी में है, ठीक, इतना याद रख लेंगे। है से याद रखिएगा दोस्तों हेजा है, क्या नाम याद रखेंगे, हेजा, ठीक है। और ये हेजा रोग जो है वो किसके कारण से होता है, दूषित जल और भोजन से होता है, दूषित जल या फिर भोजन खाने से क्या होता है, ये रोग फैल जाता है, ठीक है, ये याद रखें। इसके जीवाणु की अगर मैं बात करूं तो याद रखें विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके रोगाणु का नाम पूछा जा सकता है कि जीवाणु जनित रोग है विब्रियो कोलेरी, क्या इसका रोगाणु है, ठीक है। प्रभावित अंग जो है, प्रभावित जो अंग है वो कौन सा है, तो छोटी आंत है, ठीक है, आंत को प्रभावित करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसको याद रखिएगा, छोटी आंत को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। तो बस इतना याद रखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। इसके अलावा यहां पर के जो है इसका एक रोग होने वाला है, उसको बोलते हैं काली खांसी, काली खांसी, काली खांसी। और इसी काली खांसी को बोलते हैं कुत्ता खांसी या कुकुर खांसी, ठीक है, कुत्ता खांसी आप लिख सकते हो, कुत्ता खांसी भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर जो खांसी आती है वो कुत्ते की तरह आती है, ठीक है, कुत्ता जैसे खांसता है वैसे वैसे इसके अंदर खांसी आती है। और इसके अंदर जो रोगजनक जो है उसका नाम याद रखिएगा, क्या नाम याद रखें, क्या, हीमोफिल्स पर्टुसिस, हीमोफिल्स पर्टुसिस, 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 ठीक है, हीमोफिल्स पर्टुसिस जो है वो याद रखिएगा, किसके दौरान याद रखिएगा, कौन से, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस बोल सकते हो आप इसको, पर्ट्यूसिस, ठीक है। हीमोफिल्स पर्ट्यूसिस जो है वो किसका रोगजनक है, तो याद रखिएगा काली खांसी का है। इसके अंदर जो प्रभावित जो अंग है फेफड़ा है, फेफड़ा और श्वसन पथ जो है, श्वसन जो है वही प्रभावित होता है, क्योंकि खांसी वगैरह में क्या होता है, फेफड़े या फिर श्वसन मार्ग जो है वही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, ये याद रखें। काली खांसी है, कुत्ता खांसी जिसको बोलते हैं, हीमोफिल्स पर्ट्यूसिस जो है, और फेफड़ा और श्वसन क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। इससे जो टीका लगता है उसका नाम है डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस, ठीक है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटेनस, ये क्या होता है इसके अंदर टीका लगता है, ठीक है, याद रख लोगे सभी। अब याद रख लोगे डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटेनस, ये 3 प्रकार के रोग जो होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज जो है उनके अंदर ये लगता है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और क्या याद रखें, टी से याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे, टिटेनस, ठीक है। के से एक रोग और होता है, इसका नाम है कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। और इसी कुष्ठ रोग का दूसरा नाम है लेप्रोसी, क्या नाम है दोस्तों, लेप्रोसी है, लेप्रोसी भी इसको बोलते हैं। और इसका जो रोगजनक है इसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम, माइट्रोबैक्टीरियम या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, ये इसका क्या है, रोगजनक है। कुष्ठ रोग आप जानते हो, ठीक है, कोड वगैरह होती है उसको बोलते हैं, पहले मवाद वगैरह आने लग जाता था, एक गांठ हो जाती है तो उससे मवाद आ जाता, फिर वो साइड में लग करके और साइड में फैलता रहता था, वो कुष्ठ थी, कोड रोग था, ठीक है, आजकल तो नहीं होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण क्या है, कुष्ठ रोग या फिर जिसको अपन लेप्रोसी बोलते हैं वो हो जाता है, ठीक है। तो 2 याद रखें, कैसे, काली खांसी और कुष्ठ रोग। ऐसे याद रखिए हक, हक किस में है, एसटीडी में है, एसटीडी जानते हो, पहले फोन वगैरह करते थे एसटीडी वाली, वो वाली है, और में है, ठीक है, हक किस पे है, एसटीडी में है, ठीक है। तो सह से याद रखिएगा, सह से कुछ रोग है जिसका नाम याद रखिएगा, सिफिलिस, सिफिलिस। और एक याद रखिएगा आप,
सुजाक, सुजाक जिसको अपन गोनेरिया बोलते हैं, गोनेरिया। ये दोनों ही डिजीज जो है वो एसटीडी डिजीज है, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, ये क्या है, यौन संचरित रोगों के अंदर आती है ये डिजीज, दोनों की दोनों, सिफिलिस और सुजाक। ठीक है, अब यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से जीवाणुजनित रोग है जो यौन संबंध रखते हैं, तो यौन से संबंधित है या यौन संक्रमित रोग है, तो याद रखिए सिफिलिस और सुजाक या गोनेरिया है। सिफिलिस के अंदर याद रखिएगा इसका जो है ट्रिपेनोमा रोगजनक, ट्रिपेनोमा, पेलिडम, पेलिडम क्या याद रखेंगे, ट्रिपेनोमा, पेलिडम जो है वो इसका क्या है, रोगजनक है। और वहीं बात करूं सुजाक की, तो इसका जो रोगजनक है वो नाइजीरिया गोनेराई है, नाइजीरिया गोनेराई है, गोनेराई, गोनेरियाई लिख सकते हो आप, गोनेरियाई या गोनेराई। ठीक, तो ये इसका क्या है, रोगजनक है। आपको मेनली याद रखना है कि सिफिलिस और सुजाक या जिसको गोनेरिया बोलते हैं ये कौन सी डिजीज है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यौन संक्रमित बीमारियां हैं, और इसमें ट्रिपेनोमा पेलिडम जीवाणु से होती है और ये होती है नाइजीरिया गोनेराई से। ठीक, यहां से एक चीज और, सिफिलिस हो गया, सुजाक हो गया, ये चीज आप याद रखेंगे। उसके बाद में टी है, टी से याद रखिए टीबी, टीबी, एक रोग है टिटेनस और एक है टाइफाइड, ये तीन रोग है ऐसे, टाइफाइड, सॉरी, तो कौन सा रोग है ये, टाइफाइड। ये तीन रोग यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, टीबी है, टिटेनस है और टाइफाइड है। ठीक, अब टीबी रोग के अंदर मैं बता देता हूं आपको, टीबी जो रोग है यहां पर बताता हूं मैं, टीबी रोग जो है उसको अपन अलग अलग नाम से जानते हैं। इसी को अपन तपेदिक बोलते हैं, इसी को अपन क्षय रोग भी बोलते हैं, तो इन दोनों में से कोई भी नाम आ जाए याद रखिएगा। ठीक है, समझ आ रही है। अब टीबी इसको तपेदिक बोलते हैं, इसी को अपन क्षय रोग बोलते हैं। इसका जो बैक्टीरिया जो है, जो रोगजनक है, इसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम या माइट्रोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम या माइट्रोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ये रोग आप याद रखिएगा। ठीक है, तपेदिक टीबी, तपेदिक रोग, क्षय रोग, इसके अंदर भी फेफड़े ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, बलगम वगैरह फेफड़ों से आने लग जाता है। ठीक है, तो खांसते टाइम हो गया, बलगम वगैरह भी ज्यादा आता है, फेफड़े ज्यादा इफेक्टेड होते हैं इससे। माइक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस है ये इसका क्या है, रोगजनक है। ठीक है, डोट्स वगैरह, डोट्स का जो इलाज है वो आपने सुना होगा, डोट्स वाला। ठीक है, वो टीबी से संबंध रखता है, किससे संबंध रखता है, टीबी से। इसमें एक टिक्का लगता है, इसको बोलते हैं बीसीजी, बेसिली कैल्मिन ग्यूरिन। ठीक है, बेसिलिन कैल्मिन ग्यूरिन जो है वो इसका क्या लगता है, इसका इंजेक्शन लगता है, बीसीजी का इंजेक्शन लगता है। ठीक है, कैलमेट ग्यूरिन, बेसिली कैलमेट ग्यूरिन जो है उसका इंजेक्शन लगाया जाता है इसके अंदर। तो याद रखेंगे, क्षय रोग जो है जिसको अपन टीबी बोलते हैं, इसको अपन तपेदिक रोग बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण से होता है, और डॉट्स वाला इलाज इसी से संबंध रखता है। और टीका जो है कौन सा लगता है, बीसीजी का इंजेक्शन यहाँ पर लगाया जाता है। और प्रभावित क्या आप जानते हैं, फेफड़े वगैरह जो ये सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं। ठीक, अब इसके अलावा बात करें टिटेनस। टिटेनस जो है यहाँ पर लिख देता हूं मैं, टिटेनस, टिटेनस को लोकजो बोलते हैं, लोकजो, लोकजो। और इसी का एक नाम हो रहा है धनुष्टंकार, धनुष्टंकार या धनुषाकार, धनुष्टंकार या धनुषाकार भी आप इसको बोल सकते हो। ये टिटेनस रोग लोकजो, यानी कि इसके अंदर जबड़ा खुलता नहीं है, लोक का मतलब बंद हो जाता है, जो का मतलब जबड़ा होता है। ठीक है, जबड़ा बंद हो जाता है। धनुषाकार यानी कि शरीर जो है वो मुड़ करके क्या हो जाता है, धनुष के आकार का हो जाता है। इस प्रकार यानी कि इनके अंदर पेशियों के अंदर अकड़न आ जाती है, ऐंठन आ जाती है, जिसकी वजह से पेशियां जो है वो, तंत्रिकाएं जो है वो काम करना बंद कर देती है, वहां पर ऐंठन वगैरह आ जाती है, जिसके कारण ये धनुष के जैसा शरीर हो जाता है, यानी कि धनुष के जैसा शरीर जो है वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। और लोग जो यानी कि इसके अंदर जो जबड़े की जो मांसपेशियां जो वगैरह जो है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, इसके वजह से जबड़ा भी खुलता नहीं है। ठीक है, टिटेनस याद रखिए, लोग जो जिसको अपन धनुषाकार भी बोलते हैं। और ये जो रोग है वो किससे होता है, क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। ये क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से, टिटेनी। और इससे जो है वो भी वही टीका है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, इसका टीका किस में लगाया जाता है, तो याद रखिएगा टिटेनस में लगाया जाता है। तीन रोगों में लगता है, डिप्थीरिया में लगता है, पर्टुसिस रोग में लगता है, इसको अपन काली खांसी को बोलते हैं, और किस में लगता है,
टेटेनस में लगता है, ठीक है, ये याद रख लोगे। तो टेटेनस जिसको लोग जो बोलते हैं धनुषाकार है, क्लस्ट्रिडियम टेटनी के कारण से होता है, डीपीटी का इंजेक्शन इसके अंदर लगाया जाता है, ठीक। अब यहां से टाइफाइड की बात करें, टाइफाइड जो है वो कहां पर लिखूं मैं, टाइफाइड यहां लिख देता हूं। टाइफाइड, टाइफाइड जो रोग है दोस्तों, इसके कई नाम है, इसको कई नामों से पुकारा जाता है। एक नाम याद रखिए, इसका नाम है मोतीझर्रा, मोतीझर्रा याद रखें। इसी को मियादी बुखार बोलते हैं। कौन से बुखार बोलते हैं दोस्तों, मियादी बुखार बोलते हैं। इसी को आंत्र ज्वर बोलते हैं, आंत ज्वर बोल सकते हैं या अंत्र ज्वर, इसी को ही कहते हैं। तो ये कुछ इसके बेसिक नाम है, टाइफाइड है, मोतीझर्रा है, मियादी बुखार है, आंत ज्वर है, ये इसी के नाम है। और इससे जो एक रोगाणु है इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी जो है वो इसका क्या है, रोगजनक है, ठीक है, याद रख लोगे, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। और इस टाइफाइड का एक परीक्षण अभी जो पटवार एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था, ये टेस्ट आप इसका याद रखिएगा। इसका जो उपचार करने के लिए जो जांच की जाती है वो जांच है विडाल टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है रिपीट हो जाए। विडाल जो टेस्ट है वो किससे संबंध रखता है, तो याद रखिएगा टाइफाइड से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है, टाइफाइड से, ठीक है। तो टाइफाइड, मोतीझर्रा, म्यादी बुखार जिसको आंत ज्वर भी बोलते हैं, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। और विडाल जो टेस्ट है वो किससे संबंध रखता है, टाइफाइड से संबंध रखता है। ये टाइप्स के अंदर है, याद रखिएगा। अगर बात करूं एसटीडी डी के अंदर, याद रखिएगा डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया, और एक याद रखिएगा डी से डायरिया। डिफ्थीरिया जो रोग है वो याद रखिएगा कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थीरिया से होता है, कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थीरिया से होता है, डिफ्थीरिया, ठीक है। ये भी एक प्रकार का कौन सा रोग है, तो याद रखिएगा जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। एक याद रखिएगा डायरिया, डायरिया ई कोलाई से होता है, ई कोलाई नामक है जीवाणु जो है उससे फैलता है, ई कोलाई से, ठीक है, याद रख लोगे। तो याद रखिएगा डायरिया है, डिफ्थीरिया जो है वो भी किससे होते हैं, जीवाणु जनित रोग है। डिफ्थीरिया का याद रखिए कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थीरिया ही है, और इसका डायरिया का याद रखिए ई कोलाई, ठीक। में से याद रखिएगा मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस ये रोग है, ठीक है। में से याद रखिए मेनिनजाइटिस, और ये किस प्रकार का रोग है, एक प्रकार का ब्रेन फीवर है, ब्रेन फीवर, मस्तिष्क ज्वर इसको मान सकते हैं। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क से संबंधित रोग है, और इसका जो रोगजनक जो है वो नाइजीरिया मेनिनजाइटिस ही है, नाइजीरिया मेनिनजाइटिस, ये याद रखें। मेनिनजाइटिस जो है वो किसका है, तो याद रखिएगा इसी का ही है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक थे, याद रखिएगा। इसकी ट्रिक याद रखिएगा, एच के यानी कि हक एसटीडी में है, किस कहां पर है, हक है एसटीडी में ही है, ये याद रखिएगा। है से याद रखिएगा हैजा, दूसरी जल और भोजन से होता है, विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से होता है, प्रभावित अंग छोटी आंत है। और यहाँ पर के से दो रोग होते हैं, कुष्ठ रोग और काली खांसी रोग, ठीक है। कुष्ठ रोग लेप्रोसी रोग इसको बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है, ठीक है। और कोड वगैरह इसको इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। काली खांसी जिसको कुत्ता खांसी भी बोलते हैं, हीमोफिल्स पर्टुसिस नामक क्या होता है, रोगजनक से होता है, जीवाणु से होता है, फेफड़े शोषण प्रभावित है, और इसके लिए इंजेक्शन भी डीपीटी डिफ्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस के लिए लगाया जाता है, ठीक। यहाँ पर टाइफाइड रोग की अगर बात करें, यहाँ से एसटीडी रोग, एस 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 से याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है, सिफिलिस है, जिस सिफिलिस है, सुजाक रोग, गोनेरिया है, जैसे ये नाम दिख रहा है यहाँ पर एसटीडी, ये एसटीडी डिजीज है जिनको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ट्रिपनोसोमा पैलिडम से होता है सिफिलिस, और सुजाक गोनेरिया जो है वो किसी होता है, नाइजीरिया गोनेरिया से होता है, जो एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि यौन संक्रमित रोग है, ठीक है। तो इससे ये फैलते हैं। तो उसके बाद में अगर बात करें, टी से याद रखें, टीबी है, टीबी है, टेटेनस है और टाइफाइड, इसे तीन याद रखें। टीबी वाला आप यहां से देखिए, टीबी को तपेदिक भी बोलते हैं, क्षयरोग बोलते हैं, इसको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण से फैलता है, टीका लगता है बीसीजी का, ठीक है। बेसिलिक हेलमेट यूरिन का टीका लगता है, डॉट से इससे ही संबंध रखता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें टिटेनस, इसको लोग जो बोलते हैं धनुषाकार बोलते हैं, धनुष्टंकार बोलते हैं, इसको धनुष्टंकार, ठीक है, धनुष्टंकार रोग भी है ये, ठीक। और क्लस्ट्रिडियम टेटनी होता है, डीपीटी का इंजेक्शन इसमें लगाया जाता है, डिफ्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस ये भी है, ठीक है। और उसके बाद में बात करें टाइफाइड, जिसको म्यादी बुखार कहते हैं, मोतीझर्रा कहते हैं, आंत ज्वर कहते हैं, साल्मोनेला टाइफी के कारण जो होता है। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट जो है विडाल परीक्षण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, किस रोग के अंदर किया जाता है, तो टाइफाइड के अंदर किया जाता है। डी से याद रखिए, दो रोग है, डिफ्थीरिया कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थीरिया के कारण से होता है, डायरिया ई कोलाई नामक जीवाणु जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये याद रखें। में से याद रखिए मेनिनजाइटिस, ब्रेन से होता है, नाइजीरिया जो क्या है, नाइजीरिया जो मेनिनजाइटिस है इस जीवाणु के कारण से ये ब्रेन से होने वाली फीवर है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। एक याद रखिएगा प्लेग, प्लेग याद रखिएगा। यहां पर मैं अगर रफ करूं तो कहां से करूं, यहां से कर देता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले लेंगे बाद में, ठीक है, बैक करके ले लेना। प्लेग रोग जो है ये चूहों से फैलने वाली बीमारी है, चूहों से, और इसका जो जीवाणु जो है ये भी जीवाणु जनित है, और इससे जीवाणु यर्सीनिया
पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु जो है उससे फैलता है, पेस्टिस। इसको काली मौत भी कहते हैं अपन, इसका दूसरा नाम क्या है, काली मौत। काली मौत भी इसको कहा जाता है, चूहों के, संक्रमित चूहों के काटने से ये बीमारी फैलती है। यर्सीनिया पेस्टिस है, काली मौत इसको अपन कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिए, प्लेग बीमारी किससे संबंध रखती है, चूहों से, यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से, और काली मौत इसको कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ जीवाणु जनित रोग थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जीवाणु जनित रोग थे उनके बारे में अपनों ने डिस्कशन कर ली है, ठीक है। वाले वायरस वाले में नहीं बताया, जिसका याद रखिए ट्रेकोमा, ट्रेकोमा डिजीज जो है, ट्रेकोमा जो डिजीज है वो याद रखिए दोस्तों वायरस से होने वाली डिजीज है, आंखों से संबंधित है और वायरल डिजीज है, ये याद रखेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ट्रेकोमा डिजीज जो है वो किससे संबंध रखती है, तो याद रखिए नेत्रों से संबंध रखिए, नेत्रों से होने वाली बीमारी है और ये वायरल डिजीज है, ठीक है। इतना ध्यान रखिए, और ये बैक्टीरिया वाला है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट। अब अपन बात कर लेते हैं कृमि जनित रोग, ठीक है। कृमि से होने वाले, कृमि जो है उससे होने वाले रोग। सबसे पहला रोग याद रखिएगा, नारू रोग याद रखिएगा। नारू रोग कृमि से होता है, कौन से होता है ये याद रखिएगा। यहां से ये क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी, अगर इसमें से आएगा तो ये पूछेगा क्या है, तो ड्रैकनकुल्स मेडिनेंसिस, ड्रैकनकुल्स मेडिनेंसिस, नर और मादा दोनों फॉर्म में ये पाया जाता है। मेडिनेंसिस, मादा क्या है, मिट्टी के अंदर अंडे देती है, और ठीक है, तो उस कंडीशन से ये क्या हो जाता है, फैल जाता है। मेडिनेंसिस, 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 ठीक है। ड्रैकनकुल्स मेडिनेंसिस। इसका दूसरा नाम और याद रखिए, इसी को अपन बोलते हैं बाला रोग। क्या बोलते हैं, बाला रोग, ठीक है। तो बाला रोग किससे संबंध रखता है, तो याद रखिएगा नारू रोग से, और इसका जो है वो कौन है, तो याद रखिए ड्रैकनकुल्स मेडिनेंसिस है, ठीक। इसका रोग जनक। 2 नंबर याद रखिएगा हाथी पांव रोग, हाथी पांव, इसी को ही अपन बोलते हैं फिल पांव, इसी को ही अपन बोलते हैं फाइलेरिया, फाइलेरिया। इसका जो वाहक मच्छर है वो याद रखिएगा क्यूलेक्स मच्छर है। वाहक मच्छर क्या है, क्यूलेक्स प्रकार का मच्छर है, क्यूलेक्स मच्छर है वो इसका क्या है, वाहक है। और इसका जो रोगाणु जो है या रोगजनक जो है वो याद रखिएगा, रोगजनक, उसका नाम है वाउचेरिया, वाउचेरिया या वुचेरेरिया, वाउचेरिया ब्रैंकोफटाई, 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 ये याद रखिएगा। वाउचेरिया या वुचेरेरिया ब्रैंकोफटाई जो है वो किसका है, हाथी पांव, फिल पांव या फाइलेरिया का है। 1 नंबर याद रखिएगा एस्केरियसिस, एस्केरियसिस रोग हो जाता है, ये भी कृमि जनित रोग है। और इसका जो रोगाणु जो है, कृमि जो है, इसका नाम याद रखिए एस्केरियस लुम्ब्रिकोइडिस, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस, लुम्ब्रिकोइडिस। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पर मैं करवा देता हूं, हो सकता है कहीं से पूछ जाए, अटक जाए दिमाग में, तो याद रखिएगा। परंतु क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन यहां से पूछने की संभावना रहेगी अगर इसमें से आएगा तो, अदरवाइज नहीं पूछेगा। खाली ये पूछ सकता है कि नारू रोग, हाथी पांव या एस्केरिस, इनमें देख करके बोल देगा किस प्रकार की डिजीज है, ये पूछ सकता है, ठीक है, बाकी नहीं पूछेगा। एस्केरियसिस हो गया। टीनियसिस, टीनियसिस रोग, टीनियसिस, ये रोग जो है वो टीनिया सोलियम से होता है, टीनिया सोलियम नामक कृमि से होता है। टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम नामक क्या है, कृमि से होता है, ठीक है। नारू रोग हो गया, हाथी पांव हो गया, फिल पांव हो गया, फाइलेरिया हो गया, एस्केरियसिस हो गया, टीनियसिस रोग हो गया, ठीक है ना, टीनिया सोलियम के कारण से होता है। तो ये इस प्रकार के 4 रोग आप याद रखेंगे, काफी है, इतने में काम चल जाएगा। इसके अलावा आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जीवाणु और बैक्टीरिया में से लगभग क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है, प्रोटोजोआ वाले से पूछ लेगा, ठीक है। इसके अलावा यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है, आप छोड़ के जाओ तो भी चलेगा, पर तू ये पहले वाला और दूसरे वाला ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रहा हूं। नारू रोग या ड्रैकनकुल्स मेडिनेंसिस, बाला रोग जिसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आप देख के जाइएगा, ठीक। अब कृमि जनित रोग हो गया, उसके बाद में याद रखिएगा एक अनुवांशिक रोग याद रखिएगा, एक अनुवांशिक रोग है उसको भी याद रखिएगा। अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग हीमोफीलिया याद रखिए, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया रोग। और इसी हीमोफीलिया रोग का दूसरा नाम है शाही रोग, ठीक है। एक रसोइया हुआ करती थी,
ठीक है। और वो क्या करते थे, रसोई मतलब खाना बनाते थे, उस टाइम में वो उसकी मादा क्या थी, वाहक थी, और उसके अंदर ये रोग हुआ था, और वो क्या करते, खाना बनाते तो उसके साथ ही लोगों को वो खाना परोसते, तो उसके थ्रू क्या है, वो लोगों के अंदर भी ये डिजीज ट्रांसफर हो गई, इसलिए इसको शाही रोग बोलते थे। ठीक है, शाही महल की कोई लेडीज थी, रसोईया थी, उसके कारण से हुआ था, इसलिए इसको शाही रोग बोलते हैं। हिमोफीलिया जिसको अपन शाही रोग बोलते हैं, इसके जो वाहक है वो अभी मैंने बताया कौन होती है, महिला होती है, यानी कि मादा होती है, मादा एक वाहक होती है। वो पुरुष और महिला दोनों में सकता है, परंतु इसकी जो संचरण करने वाली वाहक जो है वो कौन है, महिला है या फिर मादा है। ठीक, हिमोफीलिया है, महिला या फिर मादा है। ठीक, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रोग के अंदर प्रभाव क्या होगा, इससे प्रभाव इफेक्ट ये पड़ता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होती है, थक्का नहीं बनता है, नहीं बनता, और जिसके कारण से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि खून अगर बह रहा है और उसके अंदर से रक्त अगर रुकेगा ही नहीं तो क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु होगी। तो हिमोफीलिया जिसको अपन शाही रोग बोलते हैं, इसकी वाहक महिला है और प्रभाव क्या है, रक्त का थक्का नहीं बनता। ये एक प्रकार की जेनेटिक डिजीज है, अनुवांशिक रोग है। ठीक है, जन्मजात के रोग हो सकता है। ठीक है, अब ये याद रखिएगा। इसके बाद में कुछ कमी से होने वाले रोग है, कमी या हीनताजन्य रोग। किसकी कमी से क्या क्या रोग हो जाता है वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। एक याद रखिए, ल्यूकेमिया रोग हो जाता है, ल्यूकेमिया शॉर्ट में याद रखिएगा। अब हम समाप्ति की ओर है। ल्यूकेमिया रोग डब्ल्यूबीसी की कमी से होता है, डब्ल्यूबीसी की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो ये रोग हो जाता है। यानी कि ल्यूकेमिया, जिसको डब्ल्यूबीसी जो है, व्हाइट ब्लड सेल जो है, यानी कि जिसको अपन बोल सकते हैं श्वेत रक्त कणिका जो है या कोशिका जो है, उसकी कमी से ये कौन सा रोग होता है, ल्यूकेमिया रोग। ठीक है, एनीमिया रोग हो जाता है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, आरबीसी की कमी से होता है, आरबीसी की कमी से या आयरन की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग जो है वो कौन सा है, एनीमिया रोग है। ठीक, एक रोग आप याद रखिएगा, कमी से एक हो जाता है घेंगा रोग। घेंगा रोग, घेंगा रोग जो है वो आपको मैंने बताया था जब हार्मोन वाली क्लास बताई थी, उसमें थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। ये कमी से होने वाले रोग है, थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसकी कमी से होने वाले रोग को क्या बोलते हैं, घेंगा रोग। ठीक, एक रोग और याद रखिए, मधुमेह रोग, डायबिटीज जिसको बोलते हैं। ठीक है, मेलिटस रोग भी इसको कहते हैं, मेलिटस रोग भी इसी को कहा जाता है। मधुमेह रोग जो है वो किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जिनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद में विटामिन से होने वाले भी डिजीज भी हम देखेंगे, उसकी कमी से होने वाले भी रोग देखेंगे। कई बार वहां से क्वेश्चन पूछ ले तो वो भी एक प्रकार के रोग ही है। ठीक है ना, तो वो भी अपन देखेंगे। एक बार इसका आप देख लें, ल्यूकेमिया डब्ल्यूबीसी की कमी से होता है, एनीमिया आरबीसी की कमी से होता है, घेंगा रोग थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, और मधुमेह रोग जो है वो इंसुलिन हार्मोन की किसी होता है, कमी से होता है। दोस्तों ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन पूरा कर लेंगे ये टॉपिक, स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक बार। चलिए, यहां से अपन आगे बात करें। कैंसर एक रोग रह गया, कैंसर वाला। अगर दोस्तों बात करें कैंसर वाले रोग की, अगर मैं बात करूं तो कैंसर वाले रोग में आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। कैंसर जो रोग है वो क्या है, एक प्रकार की कैंसर एक प्रकार की गांठ ही है। जब सेल जो है, कोशिका जो है, कोशिका में अनियंत्रित विभाजन हो जाता है, कोशिका का इर्रेगुलर या अनियंत्रित बोल सकते हो आप, अनियमित बोल सकते हो, अनियंत्रित विभाजन हो जाता है। ठीक है, यानी कि अपने नॉर्मल डिवीजन या नॉर्मल डिवीजन के अलावा अलग तरीके से डिवाइड करने लग जाती है। यानी कि बहुत तेजी संख्या से वो सेल्स जो है कुछ बार, कई बार क्या हो जाते हैं, डिवाइड होने लग जाती है, जिसकी वजह से वहां पर सेलों का गुच्छा बन जाता है, जिसको अपन ट्यूमर बोलते हैं, गांठ बोलते हैं। वही गांठ क्या एक प्रकार की कैंसर है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं कैंसर, सुद्रम कैंसर भी होते हैं, दुद्रम कैंसर भी होते हैं। कई खतरनाक होते हैं जो एक स्थान पर रहते हैं, जहां पर हो गया कैंसर वहीं पर स्टे करते हैं, और कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो ब्लड के थ्रू या फिर बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में संचरित होते रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ हो गया तो कुछ दिनों के बाद में यहाँ हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद में यहाँ हो जाएगा। तो ये एक प्रकार के घातक कैंसर होते हैं जो एक जगह पर स्टेबल रहते हैं। तो वो कैंसर जो वो आसानी से उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, वो घातक इतने नहीं होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। कैंसर जो है गांठ होती है, एक प्रकार की कोशिका के अनियंत्रित विभाजन होते हैं। इससे जो रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो ऑन्कोजीन है। तो ऑन्कोजीन कौन से रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो याद रखिए ऑन्कोजीन जो है वो कैंसर रोग से संबंध रखता है। इससे जो उपचार के लिए जो जांच की जाती है वो याद रखिए दोस्तों। उपचार के लिए जो जांच की जाती है, पहली है बायोप्सी। बायोप्सी जिसके अंदर से टिश्यू जो है उसको नष्ट किया जाता है। जो इफेक्टेड जो टिश्यू है, प्रभावित जो टिश्यू है, उत्तक जो है जहां पर ये कैंसर है, वहां पर उसको क्या कर दिया जाता है, नष्ट करके ये बायोप्सी की जाती है। ये जांच है एक प्रकार की। 2 नंबर याद रखिएगा, इसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी
एक होती है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी ये भी कैंसर रोग से संबंध रखती है। एक याद रखिएगा 4 नंबर है, उसको बोलते हैं कोबाल्ट साल्ट या सी साल्ट, कार्बन साल्ट। इसका भी यूज किया जाता है, कोबाल्ट साल्ट है ये, इसका भी यूज किसमें किया जाता है, कैंसर में किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना तो नहीं है, पर फिर भी आप याद रखिए। जांच का याद रखिएगा, बायोप्सी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कार्बन साल्ट, कोबाल्ट साल्ट जो है इसका यूज कैंसर के इलाज में किया जाता है, जांच की जाती है। ठीक है, जांच मैंने आपको कुछ एक बताई है, जिसके अंदर विडाल बताया मैंने आपको टाइफाइड के लिए, और एलिसा टेस्ट बताया मैंने एड्स के लिए। ठीक है, वो याद रखिएगा आप। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी एड्स के लिए, पीसीआर भी एड्स के लिए, और इसके अंदर बायोप्सी है, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, कोबाल्ट साल्ट। ठीक है, इस प्रकार की जांच जो है उसके अंदर की जाती है। अब वहां पर बात करें जो मैंने आपको कुछ तो बता दी, घेंगा रोग जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर मैंने बताया था कि घेंगा रोग थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, और उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि एक बताया था आरबीसी कमी से एनीमिया रोग होता है, और डब्ल्यूबीसी कमी से ल्यूकेमिया रोग होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब अपन चलते हैं विटामिन से होने वाली डिजीज, विटामिन की कमी से हो जाती है डिजीज। सबसे पहले विटामिन की अगर बात करूं, कई बार इनका रासायनिक नाम भी पूछ लेगा, तो याद रखिए एक है विटामिन ए, विटामिन ए, इसको अपन रासायनिक नाम बोलते हैं रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनॉल है, और इससे होने वाली जो रोग है उसको बोलते हैं रतौंधी। यानी कि इसके अंदर प्रकाश के अंदर क्या है, आंख दिखाई नहीं देता है, रतौंधी रोग होता है, याद रखिएगा। रतौंधी कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से। उसके बाद में बात करें विटामिन बी1, बी का ग्रुप है, विटामिन बी का ग्रुप है बी1, जिसको बोलते हैं थायमिन, इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन, और इससे होने वाला जो रोग है वो बेरी बेरी रोग है, बेरी बेरी रोग है। ठीक है, याद रख लोगे। अब B2 याद रख ले, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है, और इससे होने वाला डर्मेटोसिस, डर्मेटोसिस यानी कि इससे त्वचा इफेक्टेड होती है, त्वचा प्रभावित होती है डर्मेटोसिस से, ये याद रखें। उसके बाद में बात करें 3 नंबर विटामिन सी, विटामिन सी इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं इसको, और इससे होने वाला जो रोग है स्कर्वी रोग है, और मसूड़े से संबंध रखता है ये स्कर्वी रोग, ये हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं विटामिन डी, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, और इससे होने वाला जो रोग है उसको बोलते हैं रिकेट्स रोग, हड्डियों से संबंध रखता है, हड्डियां भंगुर होने लग जाती है, कोमल हो जाती है। रिकेट्स रोग कौन से विटामिन से होता है, विटामिन डी। नेक्स्ट बात करें ई, देखिए इसको बोलते हैं टोकोफेरल, टोकोफेरॉल, फ्रॉल या टेकोफेरॉल या फिर टेकोफ्रोल बोल सकते हैं, टेकोफेरॉल ये विटामिन है, और इस विटामिन ई की कमी से हो जाता है कौन सा, तो याद रखिएगा जनन क्षमता में कमी हो जाती है, जनन क्षमता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक थे, इनके बारे में याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल, रेटिनॉल रासायनिक नाम है, रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी1 थायमिन है, बेरीबेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी2 से राइबोफ्लेविन डर्मेटोसिस रोग हो जाता है। विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक अम्ल जिसको अपन बोलते हैं, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी जो है कैल्सीफेरॉल जिसको रिकेट्स रोग हो जाता है, और विटामिन ई टोकोफेरॉल जिससे जनन क्षमता की क्या हो जाती है, जनन क्षमता की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट विटामिन थे जिनकी कमी से होने वाले रोग थे, इनके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए, ठीक है, हो सकता है नहीं भी पूछा जाए, क्योंकि वायरस वाले से पूछ लेगा या फिर उधर क्या नाम है जीवाणु वाले से पूछ लेगा। इसके अलावा आपको मैच करना दे देगा कि इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, कौन सा वायरस जनित रोग है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने की संभावना है। यहां तक पहुंचेगा तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें याद रहेगा, इतना याद रख लेंगे काफी है। ठीक है, यहां से तो ये क्वेश्चन तो काफी बार पूछे गए, ये रेटिनॉल वाला, ये स्कर्वी वाला, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे, डी वाला। ठीक है, रिकेट्स तो अभी आया था, रिकेट्स वाला तो अभी आया था। ठीक है ना, तो ये कुछ याद रखिएगा आप, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अनुवांशिक शब्दावली, अनुवांशिकी शब्दावली जो है उनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूं, यहां से ये टॉपिक तो नहीं है अपना, अनुवांशिकी उसमें दे रखा है, अनुवांशिकी शब्दावली के बारे में बताया गया। यानी कि अनुवांशिकी से रिलेटेड जो भी शब्दावली है, जो परिभाषाएं हैं, उनसे संबंधित पर्सन यहां से पुटअप होगा, उठाया जाएगा। परंतु बाकी इसके अंदर जो बेसिक चीजें हैं वहां से क्वेश्चन तो नहीं उठाया जाएगा, पर फिर भी अपन याद रखेंगे। अनुवांशिकी क्या है, तो जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंदर अनुवांशिकता का अनुवांशिकता जिसको अपन हेरिडिटी बोलते हैं, अनुवांशिकता और
इस आनुवंशिकता के कारण जो विभिन्नता आ जाती है जीव के अंदर, उनका अध्ययन करना। तो आनुवंशिकता और विभिन्नता का क्या करना, अध्ययन करना, यही क्या कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, जेनेटिक्स बोलते हैं। समझ आ गई बात। आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकता और उससे उत्पन्न जो जीव के अंदर जो आनुवंशिकता है, किसे कहते हैं अभी मैं बताऊं आपको। आनुवंशिकता और उससे जो विभिन्नता उत्पन्न होती है, जो डिफरेंशिएशन होता है जीव के अंदर, विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, आनुवंशिकी। ये जीव विज्ञान की एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो शब्द था, ये शब्द किसने दिया था, जेनेटिक्स, याद रखिएगा, ये दिया था बैटसन ने। किसने दिया था, बैटसन ने। कब दिया था ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखिए बैटसन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। शब्दावली लिखा गया है तो शब्दावली से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं खाली, जिसे आपको ध्यान रहे। आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिकता क्या चीज है, ध्यान से सुनिएगा। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता का मतलब है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि महिला के अंदर जो युग्मक जो है, मादा युग्मक क्या है, अंडाणु है, और पुरुष के अंदर जो नर युग्मक है उसका नाम है, क्या नाम है, तो याद रखिएगा क्या नाम है, शुक्राणु है। ठीक है। उन शुक्राणु और अंडाणु के थ्रू जनक जो है, पेरेंट्स जो होते हैं, उनसे कुछ आनुवंशिक लक्षण जो है वो आगे संतान में चले जाते हैं। तो ऐसे लक्षण जो जनकों से क्या है, संतान में ट्रांसफर हो जाते हैं, उनको बोलते हैं आनुवंशिकता, आनुवंशिक लक्षण। समझ रहे हो मेरी बात को। आनुवंशिक लक्षण होता है एक आनुवंशिकता होती है। आनुवंशिकता का तो मतलब है आनुवंशिक जो लक्षण है उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से नेक्स्ट पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना, दूसरी पीढ़ी में जाने को क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात को। इसी को ही अपन बोलते हैं हेरिडिटी, हेरिडिटी, हेरिडिटी बोलते हैं दोस्तों। आनुवंशिकता को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। और यह शब्द दिया था किसने, स्पेंसर ने। किसने दिया था, याद रखिएगा, स्पेंसर ने दिया था। किसने दिया था, स्पेंसर ने दिया था। आनुवंशिकी शब्द जिसको अपन जेनेटिक्स बोलते हैं, ये बैटसन ने दिया था। हेरिडिटी शब्द किसने दिया था, स्पेंसर, जिसको बोलते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता का मतलब यही है कि जो माता पिता के अंदर जो लक्षण है वो आगे संतान में ट्रांसफर होना, यानी कि एक पीढ़ी से नेक्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, और उससे आगे नेक्स्ट जनरेशन में जो लक्षण जो है, कैरेक्टर्स जो है वो आगे जीव के अंदर ट्रांसफर होते रहते हैं, वो होते हैं आनुवंशिक लक्षण। ठीक है, आनुवंशिक लक्षण होते हैं ये। ठीक है, तो आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने को बोलते हैं आनुवंशिकता। और आनुवंशिक लक्षण क्या है, ऐसे लक्षण जो जनकों से संतान में जाते हैं। तो ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं आनुवंशिक लक्षण कौन से होते हैं, आनुवंशिक, आनुवंशिक, आनुवंशिक लक्षण। तो आनुवंशिक लक्षण वे लक्षण होते हैं, वे लक्षण, ऐसे लक्षण जो कहां से, जनकों से, जनक जो है, पेरेंट्स जो है, माता पिता जो है, उनसे संतान में चले जाते हैं। संतान में ट्रांसफर होने वाले जो लक्षण है वो कहलाते हैं आनुवंशिक लक्षण। और इन्हीं आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन या दूसरी पीढ़ी में जाने को बोलते हैं आनुवंशिकता। अब आप समझ गए होंगे, इनको बोलते हैं आनुवंशिकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं, सॉरी, हेरिडिटी, हेरिडिटी, हेरिडिटी। और इस शब्द को किसने दिया था, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, स्पेंसर ने दिया था। किसने दिया था, स्पेंसर ने। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तीनों डेफिनेशन याद रखें, यहां से क्वेश्चन देगा। अब आपको डिपेंड ये करना कि कौन सा, किस प्रकार से। तीन डेफिनेशन यहां पर आई है, कौन कौन सी आई है। आनुवंशिकी क्या है, जीव विज्ञान की वो शाखा जिनमें आनुवंशिकता और उससे उत्पन्न विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसको आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, और इसका शब्द जेनेटिक्स किसने दिया था, बैटसन ने दिया था। आनुवंशिकता क्या है, जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिक लक्षण कौन से होते हैं, वे लक्षण जो माता पिता से गैमिट्स के द्वारा, युग्मकों के द्वारा आगे संतान में चले जाते हैं, उनको आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और आनुवंशिक लक्षण या आनुवंशिकता जो है, उसका जो हेरिडिटी जो है, उसको आनुवंशिकता को ही कहते हैं, हेरिडिटी इंग्लिश में। और वो शब्द किसने दिया था, स्पेंसर ने दिया था। ठीक है, अब यहां से आनुवंशिकता की अगर जनक बात करें, आनुवंशिकी के जनक, जेनेटिक्स के जो जनक है, फादर है, उसको बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये याद रखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहते हैं, आनुवंशिकता के जनक कहते हैं, फादर कहते हैं। ठीक, इन्होंने प्रयोग किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो प्रयोग किया, प्रैक्टिकल किया, वो मीठी मटर पर किया था। कौन सी मटर, मीठी मटर, जिसको अपन उद्यान मटर कहते हैं, गार्डन पी, उद्यान मटर, उसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किए।
ठीक है, प्रयोग किए। और इस मीठी मटर या उद्यान मटर का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, उसका याद रखिएगा, पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम क्या किसका नाम है? तो मीठी मटर का वैज्ञानिक नाम है। क्लियर हो गई बात सभी को? यहां से मेंडल ने क्या किया, जो पौधा था, मटर का जो पौधा था, इसको लिया और इससे इस पर प्रयोग किए। ठीक है, और इस मटर पौधे के 7 विपर्यासी लक्षणों का यूज किया। विपर्यासी लक्षण, मटर के पौधे में 7 विपर्यासी लक्षण थे और उनका यूज करके मेंडल ने क्या किए, प्रयोग किए और आनुवंशिकता के नियम दिए। आनुवंशिकता के क्या दिए? नियम दिए। और कितने नियम दिए? आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए। और कितने नियम दिए? 3 दिए, जिनमें से पहला नियम कौन सा है? याद रखिए, प्रभाविता का नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम दिया युग्मकों की शुद्धता का नियम बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। ये याद रखिएगा, पृथक्करण का नियम है दूसरा। तीसरा नियम इसने दिया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम दिए और इसलिए इनको आनुवंशिक के क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। ठीक है, तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि मटर का पौधा 1 वर्षीय है, 1 साल में ये क्या हो जाते हैं? पुष्प लग जाते हैं और फल दे देते हैं। ठीक है, 1 वर्षीय है, द्विलिंगी है। ये द्विलिंगी का मतलब नर और मादा भाग एक ही पुष्प के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए इसका यूज किया। ठीक है ना, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें हैं। शब्दावली की बात करनी है तो हमें शब्दावली के अंदर ये वाली चीजें नहीं आती है, क्यों लिया, किस लिए लिया, परंतु शब्दावली के अंदर डेफिनेशन ज्यादा आती है। सब डेफिनेशन आप थोड़ी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इतनी चीज याद हो गई। ठीक है, इतनी चीज का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में चलते हैं अपन परिभाषाओं की तरफ। इन नियमों को भी मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, परिभाषा इनके अंदर भी होती है और इनकी वजह से। और एक चीज और याद रखिएगा, इसके अंदर जो ये वाला नियम है, पृथक्करण का नियम, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, शुद्धता नियम। ठीक है, ये याद रखिएगा। मेंडल का दूसरा नियम कौन सा? युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब चलते हैं अपन डेफिनेशन की तरफ। चलिए, ये 3 डेफिनेशन यहां पर मैंने करवा दी, बेसिक चीजें भी मैंने आपको करवा दी। एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा, ये आप कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक है ना, चलिए अब अपन कुछ परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। नियम की परिभाषा, जीन। जीन क्या है? देखिए, मेंडल ने यह बताया कि जीन क्या चीज है, एक ही लक्षण को, जैसे किसी पादप का एक लक्षण है, जैसे पौधे की लंबाई की अगर मैं बात करूं तो मेंडल ने, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मेंडल ने प्रयोग किया। देखिए, मेंडल ने 2 पौधे लिए, मटर के पौधे लिए, लंबाई, लक्षण एक ही लंबाई का, लंबाई का लक्षण लिया। लक्षण कौन सा है? सिर्फ लंबाई। अब इसके थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मेंडल ने एक लक्षण लिया, जैसे मान लो लंबाई, पौधे की लंबाई। ये जो पौधे हैं वो शुद्ध लंबे हैं, यानी कि पूरे के पूरे सभी लंबे हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा आप, इस नियम के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा। शुद्ध लंबे हैं, यानी कि कैपिटल टी लिए हैं, यानी कि दोनों कैपिटल है, यानी कि टी का मतलब टॉल, टॉल का मतलब लंबे। तो शुद्ध लंबे पौधे लिए और एक लिया उन्होंने, एक प्रकार के पौधे लिए जिनमें अशुद्ध बोने थे, शुद्ध बोने। जो बोने यानी कि जिन पौधों की, मटर के पौधों की लंबाई कम थी, वो स्मॉल टी से दर्शाया इसने, और जो लंबे पौधे लिए थे उनको कैपिटल टी से दर्शाया और उनका फिर क्रॉस करवाया, संकरण करवाया। तो संकरण करवाने से इससे जो गैमेट बनेंगे वो कैपिटल टी बनेंगे दोनों। ठीक, और इससे जो गैमेट बनेंगे वो दोनों स्मॉल टी है तो स्मॉल टी बनेंगे। गैमेट का मतलब युग्मक। ठीक, और जब इनका क्रॉस करवाया तो इनसे जो पौधे बने वो किस प्रकार के बने? एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जीन आया इसके अंदर। और ये जीन आने की वजह से ये जो पौधे बने वो संकर लंबे पौधे बने। संकर लंबे यानी कि हाइब्रिड टॉल पौधे बने, संकर लंबे। ना तो ये बोने थे और ना ही ये शुद्ध लंबे थे, इन दोनों की कैटेगरी नहीं थी, इन दोनों का मिक्सर आया। कौन सा? ये वाला। तो ये वाले ऊपर वाले हैं, ये बोलते हैं जनक पौधे। कौन से पौधे हैं? जनक पौधे। और ये वाली जो पीढ़ी आई है, क्योंकि इन दोनों के संकरण हो गया, इन दोनों का क्रॉस करवा दिया, संकरण करवा दिया और इससे नए पौधे बने। ये कौन सी पीढ़ी के पौधे हैं? F1 पीढ़ी के, फर्स्ट जनरेशन पीढ़ी के पौधे हैं। समझ आ रही है मेरी बात को? ठीक है, यहां से क्वेश्चन आप चेक कीजिएगा। जीन की परिभाषा बता रहा हूं। जीन क्या है? एक ही लक्षण है, एक लक्षण के, ठीक है, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं,
ठीक है, एक लक्षण को कंट्रोल करने वाले, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक, नियंत्रित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। मेंडल ने कारक शब्द दिया था, यह शब्द दिया गया है मेंडल का, और जीन शब्द दिया था वो दिया था जोहानसन ने। जोहानसन किसने दिया था? जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। कारक शब्द मेंडल ने दिया था। यानी कि ये बताने का ये प्रयास कर रहा है कि एक ही लक्षण, जैसे लंबाई का लक्षण है, और एक लक्षण को जो कंट्रोल कर रहा है जीन, ठीक है ना, कोई भी चीज है वो जीन